$2 ट्रिलियन ये वो रकम है जो इस वक्त गल्फ स्टेट ने यूएस एसेट में रखी हुई है, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड एंड ट्रेजरी। और अब वो इस वक्त वाशिंगटन को धमकी दे रहा है कि अगर आपने हमें सपोर्ट नहीं किया, यानी कि हमें अगर आपने फ्री डॉलर नहीं दिए थ्रू क्रेडिट स्वैप लाइन, तो हम ये एसेट किसी भी वक्त बेच सकते हैं। और वो अमेरिका जो एक सुपर फाइनेंशियल पावर है, उन्होंने कहा ठीक है, हम रेडी है आपको देने के लिए। अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये सिर्फ एक डील या ट्रांजैक्शन नहीं था, ये उस सिस्टम का टूटने का इशारा है जो 50 साल से दुनिया चला रहा था। वो जो इसके नतीजे में अगला कदम उठाए जाएंगे, वो न सिर्फ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को बल्कि ग्लोबल इकानमी के साथ साथ पाकिस्तानी इकानमी को, हमारे महंगाई को और हमारे जो फॉरेन डॉलर रिजर्व है उस पे इसका सीधा असर पड़ेगा। और हर वो बंदा जो फाइनेंशियल सिस्टम से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है, इस डील से बहुत बड़ा इफेक्ट उसके ज़िंदगी में आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खान और ये है ब्लॉकॉनमिस्ट। 28 अप्रैल 2026 को एक ऐसा वाकया हुआ जिस पर पाकिस्तानी मीडिया ने तो खास तौर पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम ने इसको एक तारीखी वाकया करार दे दिया। यूएई यानी मुत्तहिदा अरब इमारात ने ओपेक छोड़ दिया। ये वही यूएई है जो 1967 से इस कार्टेल का एक बानी रुकन था। अब ये सिर्फ एक ऑयल कार्टेल के छोड़ने की खबर नहीं है, ये खबर है पावर की चेंज की, लिवरेज की शिफ्ट की और उस निज़ाम की जो 50 साल से दुनिया की इकोनॉमीज को चला रहा था, जो अब उसमें क्रैक पड़ रहा है। आइए हम समझते हैं इस वीडियो में कि ये क्यों हुआ और इस पूरे सिनेरियो में चाइना क्यों जीत रहा है, और इसके लिए हम सब यानी पाकिस्तान और इमर्जिंग वर्ल्ड के लिए इसका क्या मतलब है जो वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट आ रहा है। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में डिटेल में। 1971 वो ईयर है जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन ने एक काम किया जिसने पूरी दुनिया के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका रुख मोड़ दिया। उन्होंने इस ईयर में गोल्ड विंडो बंद कर दी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि पहले अमेरिकन डॉलर के पीछे सोना होता था, यानी अगर आप अमेरिका जाते और अपना डॉलर फेडरल रिजर्व को देते तो बदले में वो आपका सोना देने का पाबंद था। लेकिन 1971 के बाद जब ये विंडो क्लोज हुई तो इसके बाद डॉलर के पीछे कुछ भी नहीं बचा। ये बस सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था जिसको हम फिएट करेंसी कहते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर आप तेल बेचने वाले या एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क है और आपके पास आप जानते हैं कि ये जो तेल रिजर्व्स है ये फाइनाइट है और वो चीज़ जो किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है, तो क्या आप उसको किसी एक ऐसी करेंसी में बेचेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है, जो अनलिमिटेड छापी जा सकती है? ये क्वेश्चन उस वक्त जब डील हो रहा था पेट्रो डॉलर का, तो पेट्रोलियम जो प्रोड्यूस या एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क है उन्होंने उठाया। लेकिन इसके जवाब में 1974 में अमेरिका के उस वक्त का जो वज़ीर ख़ारिजा था हेनरी किसिंजर, उन्होंने सऊदी अरब का सफ़र किया और एक डील साइन की। ये डील काफ़ी अरसे तक पब्लिकली अनाउंस नहीं की गई। 2016 में ब्लूमबर्ग FOIA रिक्वेस्ट के ज़रिए पता चला कि एक्चुअली ये डील था ही क्या। तो डील ये थी कि हेनरी किसिंजर ने सऊदी अरब के साथ ये डील की थी कि सऊदी अरब जो ऑयल है यानी तेल है सिर्फ और सिर्फ US डॉलर में बेचेगा और डॉलर वापस उसी डॉलर को वापस US ट्रेजरी बॉन्ड में लगाएगा, यानी अमेरिका को वो वापस कर्जे के तौर पे देगा जिस डॉलर को वो तेल के जरिए कमाएगा। इसके बदले में अमेरिका ने सऊदी अरब को मिलिट्री प्रोटेक्शन और हथियार देने का वादा किया था कि हम आपको मिलिट्री प्रोटेक्शन भी देंगे और साथ में आपको मॉडर्न वेपन्स भी प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअली इस डील यानी इस निज़ाम को कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। और इस पेट्रो डॉलर सिस्टम को एनफोर्स करने के लिए, ताकि तमाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज पे एनफोर्स किया जाए, तो उसके लिए एक इदारा बनाया गया जिसका नाम था ओपेक। ओपेक का मतलब यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और इस सिस्टम को एनफोर्समेंट एजेंट के तौर पे ये ओपेक काम करता था। उसका काम था कि वो ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करे, कीमतों को स्टेबल रखे और ये यकीनी बनाना कि पूरी दुनिया को तेल डॉलर में ही बेचा जाए, किसी और करेंसी में नहीं। ये सिस्टम पिछले 50 साल से चला आ रहा था, लेकिन 2024 में एक ट्विस्ट आया
जो एक बहुत सरप्राइजिंग भी था। 2024 में वो हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते थे। सऊदी अरब ने ये 50 साला पुराना डील एक्सपायर होने दिया, और वो भी चुपचाप बगैर किसी अनाउंसमेंट के। और फिर हमने इसका कंसेक्वेंस 2 साल बाद देखा, 28 फरवरी 2026 को, जब ईरान वार शुरू हुई, और इसने सब कुछ बदल दिया। यानी यहाँ पे अब एंट्री करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्यों इस पूरे कहानी में बहुत अहम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वो पानी की तंग पट्टी है जो पर्शियन गल्फ को बहरी दुनिया से जोड़ती है। दुनिया का 20% ऑयल और गैस यहाँ से रोज गुजरती है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, इराक, सब के तेल इसी रास्ते से जाता है, और ईरान ने इसी को ही चोक कर दिया। अब जरा सोचिए कि इसका मतलब क्या है। ईरान वार से पहले सऊदी अरब को अपने मुल्क के खर्चे चलाने के लिए तेल तकरीबन 100 पर बैरल डॉलर की कीमत पर बेचना ज़रूरी था। वो रोज़ाना 7 मिलियन बैरल ऑयल एक्सपोर्ट करता था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जब बंद हुई तो इससे इसकी तेल जाना बंद हुई, जिससे इसकी इकोनॉमी को यानी इनकम को बहुत बड़ा डेंट लग गई। एक इकोनॉमिस्ट ने एक हिसाब लगाया कि सिर्फ सऊदी अरब को अपना बजट बैलेंस रखने के लिए तेल इस वक्त 170 पर बैरल ऑयल पर चाहिए, लेकिन अगर आप पेपर प्राइस देखें तो $100 से नीचे इस वक्त ऑयल ट्रेड हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर मार्केट के ज़रिए कीमतों को डिप्रेस रखी गई है, जिसके नतीजे में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर अब पैसे दुनिया से कर्ज ले रहा है। पिछले 4 क्वार्टर में $100 बिलियन से ऊपर सऊदी अरब ले चुका है, जो उसकी पूरी तारीख में कभी भी नहीं हुआ। और ये उस आग के नतीजे में है जो अमेरिका ने लगाई है, और अपने ही उन अलाइज के घरों में। ये सब कुछ जब गल्फ स्टेट देख रहा था तो उनको भी अपना मुस्तकबिल ऐसा नजर आने लगा, और उन्होंने बिल्कुल वही किया जो एक ज़हीन ट्रेडर करता है। पहले एक अल्टरनेटिव बनाया और फिर नेगोशिएशन टेबल पर आए। इसका एक ग्लिम्स आप इस टाइमलाइन से देख सकते हैं। 14 अप्रैल को यूएई के क्राउन प्रिंस ज़ाती तौर पर शी जिनपिंग से मिलने चाइना जाता है, और 15 अप्रैल को यूएई और चाइना ने 24 ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के डील साइन किए जो $100 बिलियन से ऊपर के ट्रेड टारगेट पर थे। 19 अप्रैल को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबरदार किया कि यूएई ने युआन या दूसरी करेंसी इस्तेमाल करने की वार्निंग दी है। 22 अप्रैल को यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सेनेट के सामने यूएई को डॉलर स्वैप लाइन देने की बात की, और 28 अप्रैल को यूएई ने ओपेक छोड़ दिया। ये एक चेस गेम नहीं थी, ये एक मास्टर क्लास थी यूएई की तरफ से। यूएई ने पहले चाइना के साथ टेबल सेट किया, यानी एक लोडेड गन रख के बात की, फिर वाशिंगटन को कॉल की और कहा कि देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, अगर आप कुछ अपर कर सकते हैं तो बता दें, अदरवाइज मैं ये करने जा रहा हूँ। और अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर फाइनेंशियल सिस्टम है, तो ठीक है मैं आपको अपर देने के लिए तैयार हूँ और मैं डॉलर देने के लिए रेडी हूँ। और फिर ट्रम्प ने सीएनबीसी पे इसको कंफर्म भी किया। उसने कहा कि यूएई एक अच्छा मुल्क है, अच्छा इलाही है, और अगर मुझसे हो सका तो मैं इसका हेल्प ज़रूर करूँगा। ये वो अमेरिका है जो कल तक कहता था कि डॉलर का कोई मुतबादिल नहीं है, लेकिन इस वक्त चाइना का जो स्विफ्ट सिस्टम है उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। और अब यहाँ से बात और गहरी होती है। चाइना जीत रहा है, लेकिन क्यों? हम ये ज़रा डिटेल से समझते हैं। अमेरिका ने पिछले 50 साल में सिर्फ ये किया कि उसने डॉलर प्रिंट किए, फाइनेंशियल सिस्टम चलाए, दुनिया को कहा कि हमारा कागज़ यानी जो डॉलर है वो गोल्ड से भी बेहतर है, लेकिन इसने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट पे फोकस नहीं किया, फैक्ट्री नहीं लगाई, रिसोर्स को कंट्रोल नहीं किया। इस दौरान चाइना साइलेंटली क्या कर रहा था? उन्होंने कॉपर के माइन खरीदे, पोर्ट बनाए, रेयर अर्थ मिनरल को प्रोसेसिंग पर 50% से ज़्यादा कंट्रोल हासिल किया, युआन बेस्ड सिस्टम यानी सिप बनाया जो स्विफ्ट के बिल्कुल पैरेलल है, और फिर चुपचाप बैठे रहें और इसी लम्हा के इंतज़ार कर रहे थे जो अभी आप देख रहे हैं। यूएस मिलिट्री मॉडर्न मिसाइल, फाइटर जेट और प्रिसीशन वेपन के लिए जिन रेयर अर्थ मिनरल की ज़रूरत होती है उनका 60% इस वक्त चाइना के पास है। CNN ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें कहा कि ईरान वार में अमेरिकन के की मिसाइल स्टॉक्स तक सिग्निफिकेंटली डिप्लीट हो गए हैं, और इसी स्टॉक पाइल को दोबारा रिफिल करने के लिए अमेरिका को 5 से 6 साल लग सकते हैं। और वो मटेरियल जिनसे ये प्रिसीशन वेपन बनते हैं वो इस वक्त चाइना के पास है। लूक ग्रूमेन
جو ایک امریکن فائنینشیل انالسٹ ہے، اس نے پرفیکٹلی اس چیز کو بیان کیا کہ امریکہ چائنا سے اس وقت کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے آپ میزائل بنا دیں جو ہم آپ پہ ہی چلائیں گے، اور اوپر سے ہم اس کو فنڈ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ ہمارے بانڈ خریدیں تاکہ ہم اس میزائل کو افورڈ بھی کر سکیں۔ یہ وہ جیو پولیٹیکل ریالٹی ہے جو کہ شاید آپ کو کوئی مین سٹریم میڈیا نہیں بتاتا۔ اب ہم بات کریں گے جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ اس ڈالر سسٹم کا کیا ہوگا۔ تھوڑا سا کنٹیکس ہم ہسٹری سے سمجھتے ہیں کہ 2001 میں دنیا کا جو فارن ایکسچینج ریزرو میں ڈالر کا حصہ تھا وہ 72% تھا، یعنی دنیا کا 3/4 فائنینشیل ایسٹ صرف ڈالر میں ہی تھا، اور وہ نمبر اب کم ہو کے آلموسٹ 50% کے آس پاس ہے۔ اب یہ جو گراوٹ ہے اس کا گیپ کس چیز نے فل کیا؟ وہ فل کیا گولڈ نے۔ دنیا کے سینٹرل بینک پچھلے 50 سالوں میں سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ گولڈ خرید رہے ہیں۔ کیونکہ 2022 میں رشیا کے ساتھ جو ہوا، امریکہ نے رشیا کے $300 بلین فارن ریزرو فریز کر دیے۔ یہ دنیا کے سینٹرل بینک اور گورنمنٹ دیکھ کر یہ سوچنے لگی کہ یہ کل کو اگر ہم یہ ڈالر ریزرو رکھیں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، چونکہ چائنا کو پتہ تھا کہ جب لوگ اس سسٹم سے بھاگیں گے تو کوئی الٹرنیٹیو ہونا چاہیے۔ تو اس دوران یوان کلیئرنگ بینک اب لندن میں بھی موجود ہے، دبئی میں بھی موجود ہے، سنگاپور میں موجود ہے، ہانگ کانگ میں بھی موجود ہے، اور سوئٹزرلینڈ میں بھی موجود ہے۔ PHP جیسے دنیا کا سب سے بڑی مائننگ کمپنی نے کماڈیٹی سیل اس وقت یوان میں شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایران چائنا کو تیل یوان میں ہی دے رہا ہے۔ انڈیا اس ایکسپیریمنٹ پہ کام کر رہا ہے، اور رشیا آلریڈی ڈالر سے سوئچ ہو چکا ہے۔ مطلب جو متبادل نظام ہے وہ نہ صرف بن چکا ہے بلکہ اس وقت کمپلیٹلی فاسٹ ٹریک پر چل بھی رہا ہے، اور اس کا اثر یا اس کا جو ایفیکٹ ہے آپ اس چیز میں دیکھ سکتے ہیں جو US کا سب سے زیادہ تکلیف اس وقت دے رہا ہے، اور وہ ہے 10 ایئر US ٹریجری بانڈ۔ یہ وہ انسٹرومنٹ ہے جس سے امریکہ دنیا سے قرض لیتا ہے۔ جب بھی یہ ییلڈ 4.4% کی طرف اوپر جاتا ہے تو انویسٹر میں ایک سیویئر قسم کا پینک بڑھ جاتا ہے اور وہ زیادہ انٹرسٹ مانگتے ہیں۔ لوک گرومن نے اس چیز کو نوٹس کیا اور اس نے کہا کہ مارچ 2026 میں جب بھی یہ ییلڈ 4.4% تک چھوتی تھی تو ٹرمپ یا تو سیز فائر ایکسٹینڈ کر دیتا تھا، یا پھر پیس ڈیل کی بات کرتا تھا، یا پھر ملٹری اسٹرائک جو کوئی بھی پلان ہوتا تھا اس کو واپس لیتا تھا۔ ان ادر ورڈ بانڈ مارکیٹ امریکن پالیسی کو چلا رہی ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک اپنی وار اسٹریٹجی ان لوگوں کے حساب سے بدل رہا ہے جو اس کے بانڈ خرید چکے ہیں، اور اسکاٹ بیسنٹ وہی جو گلف اسٹیٹ کو ڈالر سویپ لائن اس وقت دینے پہ مجبور ہے، وہ چائنا کو ان ریلائبل ٹریڈنگ پارٹنر کہہ رہا ہے، کیونکہ چائنا ریئر ارتھ بیچنے سے انکاری ہے جو US کے لیے اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ پورے اس وار کو دیکھیں تو یہ ایک اکنامک وار ہے، یہ ایک ملٹری وار نہیں ہے، ایک ریلیجیس وار نہیں ہے، یا کوئی نظریے کی وار نہیں ہے، اسپیشلی دو اکنامک جوائنٹس کی اس وقت وار ہے جو ورلڈ آرڈر کے شپ کی طرف لے کے جا رہے دنیا کو، اور اس وار میں اب چائنا کے پاس بہت زیادہ بہتر کارڈز ہے۔ اب تھوڑا ہم بات کرتے ہیں کہ ان سب کا ایکچولی پاکستان اور پاکستانی اور ایمرجنگ ورلڈ کے لیے اس کا کیا مطلب ہے، اور یہاں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو باہر ہو رہا ہے وہ سیدھا ہمارے گھر تک اس کی ایک ریفلیکشن آ رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس سے آئل پرائز جو ہے نا وہ وولیٹیلیٹی رہے گی، اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے تو سپلائی ڈسٹرپٹ ہوگی، اور اگر پاکستان چونکہ ایک آئل امپورٹنگ کنٹری ہے تو ہمارے امپورٹ بل پہ اس پہ سیدھا پریشر بڑھے گا، اور اگر یہ بحران تھوڑا طویل ہوا تو فیول مزید مہنگا ہوگا، ٹرانسپورٹ مہنگا ہوگا، بجلی مہنگی ہوگی، اور اس کا امپیکٹ سیدھا ہمارے جو پرائسز ہے یعنی انفلیشن ہے، مہنگائی کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ دوسری بات، اسٹریٹ آف ہارمز سے دنیا کی 1/3 فرٹیلائزر ٹریڈ گزرتی ہے، اور فرٹیلائزر وہ چیز ہے جس پر دنیا کی $3.5 بلین ایکسٹرا کی آبادی ڈیپینڈ کرتی ہے اس پورے فرٹیلائزر پہ۔ پاکستان چونکہ ایک زرعی ملک ہے اور فرٹیلائزر کا بحران ہمارے کسانوں کو، ہمارے فصلوں کو اور ہمارے آٹے تک کی قیمتوں کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈالر کی اگر ہم بات کریں تو گلف اسٹیٹ جہاں سے پاکستانی ورکر ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، وہ اگر اکنامک انسرٹینٹی سے دوچار ہوں گے اس وار کے تھرو، تو اگر وہ اکانومی سنکنگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کو ہمارے ریمیٹنسز پر اس کا اثر ڈائریکٹ پڑے گا، اور پاکستان چونکہ فارن ریزروز
पहले भी उसकी कंपेटेबल जोन में नहीं है, तो इसका एक असर भी हम पे डायरेक्ट पड़ेगा। और अगर ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ 6 मंथ और भी बंद रहे और कांग्रेस को ब्रीफ किया गया है यूएस में, तो इन्फ्लेशन की एक अगली वेव सिवियर होने वाली है। पीकेआर पर दबाव बढ़ेगा, एसबीबी को अपने इंटरेस्ट रेट ऊपर रखने पड़ सकते हैं और इस इन्वायरमेंट में जो कैश सेव करेगा उसके ऊपर बहुत बड़ा टैक्स यानी इन्फ्लेशन टैक्स लग सकता है। इस इन्फ्लेशन टैक्स से बचने के लिए वो एसेट जो हार्ड एसेट है, जैसे कि गोल्ड है, जैसे कि बिटकॉइन है, जैसे कि वो इसमें अगर कोई बंदा इसमें रहेगा और कैश से निकलेगा या फिर एटलीस्ट यूएसडीटी यानी डॉलर में अपने पोजीशन को होल्ड रखेगा, तो वो इस इन्फ्लेशन को हेज कर सकता है, वो बेहतर रहेगा। अगर वो अदरवाइज़ अगर ये सिचुएशन रही और वो पीकेआर करेंसी में होल्ड करता है तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा हिट होगा। तो बॉटम लाइन क्या है, दुनिया एक ऐसे मोड़ पर इस वक्त खड़ी है जिसका 50 साल पुराना सिस्टम टूट रहा है। यूएई ने एक ओपेक छोड़ दिया है, ये एक सिग्नल है। गल्फ स्टेट ने अमेरिका को एक लेवरेज दिखाया, ये भी एक सिग्नल है। चाइना खामोशी से इस चीज़ को देख रहा है और अपने कार्ड यूज़ कर रहा है, ये भी एक सिग्नल है। गोल्ड हर सिग्नल पर ऊपर जा रहा है और ये सिग्नल हमें बताता है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना वो कुछ अरसे बाद चेंज होने वाला है। तो यहाँ से 2 सिनारियो बनती है। एक सिनारियो है कि जैसे कि ये सिस्टम चल रहा है और चाइना हर इसमें जीत रहा है, तो ये हो सकता है कि डॉलर सिस्टम ख़त्म हो जाए और हम एक न्यू सिस्टम पे आ जाए जिसको युआन बेस्ड सिस्टम कहा जाता है और उसी पे दुनिया शिफ्ट होके एक बाईपोलर वर्ल्ड बन जाए। एशिया जो एक बहुत बड़ा लार्जर चंक है वो चाइना के ऑर्बिट में आ जाए और वो जो वेस्ट है वो उसमें से कुछ कंट्री निकल के चाइना की तरफ आ जाए, लेकिन मेजरली वो डॉलर बेस्ड सिस्टम पे हो। अब यहाँ पे एक कार्ड है जो कि इस वक्त अमेरिका खेल रही है और अमेरिका ने इस कार्ड को खेलने के लिए ईरान पर अटैक भी किया। ईरान पर अटैक का मकसद ये था कि वो ईरान को इस चीज़ पे मजबूर करे कि एटलीस्ट वो डॉलर सिस्टम पे तो ना आए लेकिन वो बिटकॉइन बेस्ड सिस्टम पे आए, क्योंकि ईरान ऑलरेडी जो है ना वो क्रिप्टो यूज़ कर रहा है फॉर द ट्रांजैक्शन। अब अमेरिका चाहता क्या है, अमेरिका ये चाहता है कि वो बिटकॉइन के ऊपर मजबूर करे ईरान को कि वो तेल बेचना शुरू कर दे या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का जो टॉल पिए बिटकॉइन में सेटल करे। उससे होगा क्या, क्योंकि बिटकॉइन एक वोलेटाइल एसेट है, तो जब वोलेटाइल एसेट पे चीज़ें बेची जाएगी तो इसके ऊपर एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना चाहिए और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने के लिए फिर जो डॉलर स्टेबल कॉइन है वो यूज़ होगा। और इसका फ़ायदा डायरेक्ट अमेरिका को ये होगा कि अमेरिका के पास ऑलरेडी बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई मौजूद है और वो फिर बिटकॉइन स्टैंडर्ड पे जाके इस सिस्टम को कम्प्लीटली चेंज करके टोकनाइजेशन और क्रिप्टो में कन्वर्ट कर देगा। और इसका एक ग्लिम्स आप पूरी दुनिया में इस वक्त देख रहे हैं कि तेज़ी से हालात चेंज हो रहे हैं। क्लैरिटी एक्ट पास हो गया है ऑलरेडी जो जुलाई से इफेक्टेड होगा। पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं कि कम्प्लीटली क्रिप्टो पर बैन ख़त्म होने जा रहा है। तो अमेरिका यही वाला कार्ड जो है ना शायद चाइना के लिए एक बहुत बड़ा एक जिच साबित हो सकता है। और मुझे प्रोबेबली जो अगर आप मुझसे भी पूछे तो अगर ये कार्ड चल गया जो कि मोस्ट प्रोबेबली चलने वाला है, इससे फिर दुनिया को वो 50 साल के लिए कंट्रोल कर सकता है और दुनिया का जो निज़ाम है वो 50 साल फिर अमेरिकन की न्यू ऑर्डर जिसमें डिजिटल एसेट टॉप प्रायरी होंगे उस पर आ सकता है। ये मेरी एनालिसिस है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अगर इसका अब लेट सपोज अपने आप को पोजीशन करने का क्या है कि आपकी पोजीशन दोनों एसेट में होने जाए। आप अगर पोर्टफोलियो बनाएं तो आप चाइना पर भी बेट करें, आप अमेरिकन इकोनॉमी यानी बिटकॉइन पे भी बेट करें। अगर आप दोनों पे बेट कर चुके होंगे तो फिर आप इस सिस्टम से मैसिव बेनिफिट उठा सकते हैं, एक बिगेस्ट वेल्थ ट्रांसफर का आप हिस्सा बन सकते हैं। अब एक रिमाइंडर दे दे कि मेरा व्हाट्सएप चैनल आपके लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में शो हो रहेगी उस पर आप क्लिक करें और ये अपडेट आप रियल टाइम में ले सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप सच में दुनिया के इकोनॉमी और क्रिप्टो को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आप इस तरह की वीडियो मिस ना करें। तो मैं हूं सलीम खान और ये था इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।